Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So students, you Khushbu ma'am once again welcome you on her channel Shine with Science. Students, we are going through the series of ICSE Board Class 6 Chapter 3 Biology, the Cell, in which we have completed the definition and the discovery of cell. Okay. We know that cell is the structural and functional unit of life, and we know that first time the cell was discovered and named by Sir Robert Hooke. Okay, he has the first scientist who has discovered cell and named it as cell. Okay, so now the next is using a microscope to observe cells. सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज कैसे किया जाता है ये भी जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब आप लैब में जाएंगे कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, सेल को ऑब्जर्व करने, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, वो कैसा होता है और उसे यूज कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप अपने बुक में देख सकते हैं बच्चों, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक लाइट माइक्रोस्कोप है जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ ये स्टेज है, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, जो आप देख सकते हैं ये इसका बेस है। इस बेस के ऊपर जो है यहाँ पे एक इल्यूमिनेटिंग मिरर होता है, प्रेजेंट होता है। मिरर लगा होता है जो कि लाइट को फोकस करता है। हम जो भी ऑब्जेक्ट इस स्टेज पे रखते हैं ना, इस स्टेज के बीच में भी एक ग्लास लगी होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वहां से लाइट पहुंचती है, जो भी हम स्लाइड पे अपना जो भी स्पेसिमेन, जो भी स्टेन बना के ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो तो लाइट को इस पे फोकस करता है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये 3 लेंसेस लगी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, यही हमें इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। यहाँ पे भी एक लेंस लगी हुई होती है आई पीस पे। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे अपनी आंखों को हम लगाते हैं और यहाँ से हमको इमेज मैग्नीफाई होके दिखाई देता है। ये इसके आर्म है, यहाँ से हम इसको माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। ठीक है, ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर 2 क्लिप्स लगी हुई होती है। जो भी स्लाइड हम ग्लास, स्लाइड क्या होता है कि ग्लास का बना होता है, रेक्टेंगुलर इतना बड़ा सा होता है ग्लास का, उसके ऊपर हम पतला सा होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम जो भी हमें देखना होता है चीज, सपोज हमें ओनियन पील में सेल्स देखने हैं, तो हम ओनियन पील का छोटा सा टुकड़ा, माइन्यूट सा टुकड़ा फोर्सेप की हेल्प से निकालते हैं और उस पे फिर ग्लिसरीन और सैफरन स्टेन डालते हैं। और फिर हम एक पतला सा सर्कुलर या स्क्वायर शेप का होता है कवर स्लिप, उससे हम केयरफुली उसको कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको स्टेज पे रखते हैं। और स्टेज पे क्लिप की सहायता से क्या करते हैं कि हम उस स्लाइड को बिल्कुल एक जगह पे बिल्कुल एक जगह पे टिका देते हैं। क्लिप क्या करते हैं कि वो स्लाइड को बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं होने देता अपनी जगह से, ताकि हमको जो प्रॉपर हमें अपना जो है कि हमें जो देखना है मैग्नीफाइड इमेज, जो भी सेल का, जिस भी स्पेसिमेन का, जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो हम आसानी से देख सके। फिर ये यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं ये आर्म है, यहाँ से होल्ड किया जाता है। यहाँ पे ये आपको एक कोर्स फोकस है और एक फाइन फोकस है, ये 2 नॉब्स दिख रही है। इससे क्या किया जाता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ना, इसको फोकस किया जाता है। ठीक है, इसको फोकस किया जाता है, यानी कि उसकी सेटिंग ठीक की जाती है ताकि हमें जो है कि ज्यादा क्लियर और ब्राइट इमेज दिखे। तो उसकी हेल्प से हम सेट करते हैं लेंसेस को। ठीक है, और ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, मैंने बता ही दिया। ये आई पीस का ट्यूब है, इसमें यहाँ पे एक लेंस लगी हुई होती है, आई पीस होती है। ये बॉडी ट्यूब है और ये इसको नोज पीस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे माइक्रोस्कोप के कि क्या क्या पार्ट्स है और उसका क्या क्या यूज है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा है। सेल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज बिकॉज ऑफ दियर माइन्यूट साइज। सेल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही बारीक उसका साइज होता है। हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसे ऑब्जर्व करने के लिए। तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बहुत ही ज्यादा छोटी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, बिल्कुल मैग्नीफाइंग
फॉर्म में, मैग्नीफाइड फॉर्म में, मतलब उसको कई गुना बड़ा, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ना वो कई पावर का होता है, जैसे 40x, 100x, 10x, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो जो लेंस हम सेट करेंगे हमें उतना ज्यादा गुना मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा, 100 गुना, 40 गुना, 10 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड बड़ा, उतना बड़ा हमें इमेज दिखाई देगा। ठीक है, उसको हमें सेट करना होता है। जब हमें जितनी बड़ी इमेज चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए, जिस सेल में, जैसे एक्सपेरिमेंट में जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग सेट किया जाता है और इमेज, मैग्नीफाइड इमेज को यहाँ पे आई पीस से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट इज इन दी स्कूल लैबोरेटरी अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल्स। ठीक है, स्कूल लैबोरेटरी में क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो कुछ रूल्स होते हैं बच्चों जो कि हमें फॉलो करने चाहिए जब हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं ना, तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, तभी हम सही इमेज हमें दिखाई दे सकता है। तो क्या है कि हमेशा जो है माइक्रोस्कोप को कैसे कैरी करना चाहिए, दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, एक हाथ हमेशा नीचे बेस पे होना चाहिए, ठीक है, और एक हाथ इस आर्म पे होना चाहिए। इस तरीके से हमें माइक्रोस्कोप को होल्ड करना चाहिए। हमेशा लोवेस्ट पावर लेंस को यूज करना चाहिए जब भी हम स्लाइड ऑन कर रहे, जब भी हम स्लाइड को स्टेज पे रख रहे हैं या स्टेज से हटा रहे हैं, तो हमें लोवेस्ट पावर वाली लेंस का यूज करना चाहिए। जब भी हम स्लाइड को रख रहे हैं या हटा रहे हैं उस टाइम पे हमें लोवेस्ट पावर वाली लेंस को सेट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द लोवेस्ट पावर लेंस। जब भी हमें ऑब्जर्व करना है कोई भी ऑब्जेक्ट तो हमें लोवेस्ट पावर वाली लेंस से स्टार्ट करना चाहिए। गेट द स्लाइड इन फोकस देयर, स्लाइड को फोकस करना चाहिए। फर्स्ट हमें कोर्स फोकस यूज करना चाहिए। कोर्स फोकस नॉब जो बड़ी वाली फोकस नॉब होती है, जैसा कि आपने यहाँ पिक्चर में देखा है, ये जो है ये बड़ी वाली नॉब है। तो जब भी हमें इससे पहले सेटिंग करनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें जो है फाइन फोकस नॉब यानी कि छोटी वाली फोकस नॉब यूज करना चाहिए। ठीक है, पहले हमें बड़ी वाली फोकस नॉब यूज करना चाहिए, फिर छोटी वाली फोकस नॉब यूज करनी चाहिए सेटिंग के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ बड़ी वाली जो कोर्स फोकस नॉब होती है ना, हमें वो यूज करना चाहिए जब हम लोवेस्ट पावर लेंस यूज कर रहे हैं। जब हम सबसे कम पावर वाली लेंस यूज कर रहे हैं तो हमें हमेशा जो है वो कोर्स फोकस नॉब यानी कि जो बड़ी वाली फोकस नॉब है वो यूज करना चाहिए। अगर हम हायर पावर पे कोर्स फोकस नॉब यूज कर लेंगे, अगर हमने ऑब्जेक्टिव लेंस हाई पावर वाला लगाया हुआ है और उसको सेट करने के लिए हम ये लार्ज फोकस नॉब यानी कि ये बड़ी वाली फोकस नॉब यूज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि लेंस जो होता है वो क्रैक हो सकता है। इसलिए कोर्स फोकस नॉब हमेशा लोअर पावर वाली लेंस के साथ यूज करना चाहिए। और जब भी काम हमारा खत्म हो जाए माइक्रोस्कोप पे तो हमें जो है कि लाइट ऑफ कर देनी चाहिए और माइक्रोस्कोप को कवर करके रखना चाहिए। कवर करके क्यों रखना चाहिए बच्चों? क्योंकि ताकि उस पे धूल मिट्टी ना बैठे लेंस पे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा जो इमेज होगा वो हमें सही से ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, हमें सही से मैग्नीफाइड इमेज प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप को कवर करना होता है। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक फास्ट फैक्ट लिखा है, कॉक सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री विच वॉज वंस लिविंग। ठीक है, कॉक सेल्स क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं ट्री की बार्क से, जो कि पहले स्टार्टिंग में लिविंग होते हैं। ठीक है, बार्क जो है, छाल जो होती है, जनरली आप देखते होंगे सूखी सूखी से बिल्कुल होती है। किसी भी आप पेड़ को देखेंगे, जो पुराना पेड़ है उसकी जो लकड़ी होती है उस पे जो छाल होते हैं, बार्क होता है, वो तो डेड सेल ही होता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कभी ना कभी तो वो लिविंग रहे होते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, एजिंग होती है, तो वो क्या होता है, डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली ऑब्जर्व किया डेड सेल्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है बच्चों? सेल थ्योरी एक्चुअली एक थ्योरी थी जो कि दी थी दो साइंटिस्ट थे, जिनका एक का नाम था एमजे स्केल्डन और दूसरे का नाम था थियोडोर स्कॉन, यानी कि स्केल्डन एंड स्कॉन, जिन्हें शॉर्ट में स्केल्डन एंड स्कॉन कहा जाता है। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था एक सेल थ्योरी, मतलब सेल के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसके मेन पॉइंट्स है, बेसिकली 4 मेन पॉइंट्स है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये पॉइंट्स।
ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, इस थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे सेल्स के बने हुए हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया ही था बच्चों, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक सब A to Z जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अर्थ पे, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सब किसके बने हैं? सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बने हैं बच्चों। सिंगल सेल से लेके मिलियन ऑफ सेल्स तक है, बस डिफरेंस यही है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस है, लेकिन बने हुए हैं अल्टीमेटली वो किसके बच्चों? सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ सेल थ्योरी का कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, next point of the cell theory is cell is the structural unit of body of all living things। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी का, सारे लिविंग थिंग्स का। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल। ये बात भी मैंने आपको बता चुकी हूँ बच्चों फर्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही थी कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, यानी कि हमारी बॉडी कई सारी सेल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है जाइगोट, राइट। हम कैसे बने? सबसे पहले एक सिंगल सेल बनता है जाइगोट। अब वो जाइगोट में क्या होता है कि डिवीजन होता है, सेल्यूलर डिवीजन होता है। फिर वो सेल्यूलर डिवीजन के थ्रू क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे 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 क्या होता है? डिवीजन होते जाते और धीरे धीरे ऑर्गन्स, फिर और धीरे सेल्स बने, सेल्स का डिवीजन हुआ, सेल्स से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर दे रहा है बॉडी को वो क्या है? सेल ही स्ट्रक्चर दे रहा है। सेल नहीं होगा तो कौन स्ट्रक्चर देगा? सेल ही डिवाइड हो रहे हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वो फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। नाउ द थर्ड point of this theory is that cell is the functional unit of all living things। ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि क्या है बच्चों? सेल्स जो है वो फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग थिंग्स के। ठीक है, हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सपोज मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे मसल्स मूव कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तभी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। अब मसल्स क्या, मसल्स में ऐसा क्या प्रेजेंट है? अब मसल्स के जो सारे सेल्स है ना बच्चों, वो एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तभी हमारा ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तभी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे किडनी में यूरिन का फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो कौन कर रहा है? अब जो है कि किडनी के अंदर जो किडनी के जो सेल्स है, किडनी के पार्ट्स के जो सेल्स है, वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जिन सेल्स से मिलके बने हुए हैं वो एक एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सारे सिंगल सेल्स, हर सेल्स एक साथ मिलके वो सारे मतलब अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली फंक्शन कौन कर रहा है? सेल्स ही कर रहे हैं। बस हमने नाम दे दिया कि अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अरे भैया, बट ओवरऑल हो किससे रहा है? अल्टीमेटली ये सारी चीजें बनी किसकी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। तो सेल्स ही तो है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। एंड द लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स किससे निकल के आए हैं? जो पहले से सेल्स मौजूद थे उन्हीं से सेल्स निकल के आए हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों, जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया था द फ्लावर। ठीक है, द फ्लावर में क्या हो रहा था कि जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट से फ्यूज कर रहा था। अब ये मेल गैमेट और ये जो फीमेल गैमेट है बच्चों, ये क्या है? ये भी तो एक तरीके की सेल है, ये भी तो सिंगल सेल है अपने आप में, ये भी एक सेल है। ठीक है, ये भी सेल है, तभी तो हम उसे जो है कि फीमेल गैमेट को एग सेल कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है वो एग सेल और वो जो है कि मेल गैमेट जो भी है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट के सिंगल सेल्स है, इनमें फ्यूजन किया तब एक सेल जो है कि बन के आया।
तो इससे आप समझ सकते हैं बच्चों की जो जाइगोट बना, यानी कि दोनों के फ्यूजन के बाद जो सेल फॉर्म हुआ, डेट इज जाइगोट, वो जाइगोट प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकल के आ रहा है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का ही फ्यूजन हो रहा है, तभी तो ये सेल निकल के आया जाइगोट। अगर फ्यूजन ही नहीं होता पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स का, तो कैसे जाइगोट बनता? ठीक है, आ रही है समझ में बात बच्चों? तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सेल्स किससे अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सेल थ्योरी के ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकेंड पॉइंट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। Third point is cell is the functional unit of living things, and fourth point is cells arise from pre-existing cells. So these are the four basic and most important points of cell theory, which was formulated or proposed by Skeldon and Scone. Okay, Skeldon and Scone. ये आप बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, आगे भी फर्दर आप बड़े क्लास में भी पढ़ेंगे और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल थरली लर्न कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की संख्या भी अलग अलग होती है बच्चों हर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो सेल्स के नंबर के आधार पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल की संख्या के आधार पे बच्चों दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है क्या बच्चों? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक क्या है? नंबर ऑफ सेल की बात करिए तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे बच्चों जो सेल होता है ना, वो दो तरीके का होता है। ठीक है, मतलब सेल के मतलब नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बच्चों। ठीक है, एक होता है यूनिसेल्यूलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, यूनी और मल्टी। यूनी मीन्स सिंगल सेल, ठीक, और मल्टी मीन्स मेनी सेल्स। ओके, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना बच्चों, वो सिंगल सेल के बने होते हैं। कितने सेल के बने होते हैं? एक सिंगल सेल के बने होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बच्चों, वो कई सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या है बच्चों? यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर? हमारी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, सिंगल सेल की है या मल्टीपल सेल्स की बनी हुई है, मेनी सेल्स की? तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी मल्टीपल सेल्स की बनी हुई है, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो हम क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। वहीं कई ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पे पाए जाते हैं बच्चों से, जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई है, और वही एक सेल जो है वो उनकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ देयर बॉडी इज परफॉर्म बाय देयर सिंगल सेल्स। ओके, सो द unicellular organisms that are made up of single cell are called unicellular organisms. They are simple and minute organisms. बहुत ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेल क्या होता है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता नेकेड आइज से, और चूंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई है, तो ऑब्वियसली ये हमें दिखाई तो देंगे नहीं, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोनाज, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, दीज आर सब एग्जाम्पल्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली इनविजिबल होते हैं नेकेड आइज से, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इन्हें देखने के लिए। आप देख सकते हैं बच्चों पिक्चर में, ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा का जो शेप होता है ना, वो इरेगुलर होता है, वो कोई भी शेप ले लेता है। ऐसा पर्टिकुलर यही शेप नहीं है जरूरी, आप कोई भी शेप, मतलब आड़ा टेढ़ा सा कुछ भी शेप होता है अमीबा का, वो शेप बदलता रहता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, लेकिन बॉडी होती है सिंगल सेल की। एज ए पैरामीशियम जो होता है वो स्लीपर शेप का होता है। स्लीपर जो हम चप्पल पहनते हैं ना, जैसे चप्पल की शेप का होता है, जैसे आप देख सकते हैं पैरामीशियम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ईस्ट सेल ऐसे थोड़े ओवल राउंडेड ऐसे होते हैं। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनाज आप देख सकते हैं ऐसे ओवल शेप का होता है। क्लेमाइडोमोनाज एल्गी होता है एक तरीके का।
ठीक है। तो ये सारे क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इनकी बॉडी जो है ना वो सिंगल सेल से बनी हुई है और वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस उनकी बॉडी का परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें बच्चों तो ऑर्गेनिजम्स that are made up of many cells are called multicellular organisms. Okay, for example, human, birds, fishes, insects, and plants such as neem, people, coriander, mango plant. Okay, तो आर सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मनी प्लांट, ये सारे क्या है, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। हमारी बॉडी, बर्ड्स की बॉडी, इंसेक्ट्स की बॉडी कई सारे सेल्स से मिलकर मिनी सेल्स से बनी हुई है, इसलिए हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज शेप ऑफ द सेल। अगर सेल के शेप की बात करें बच्चों तो आपको क्या लगता है कि सेल किस शेप का होता होगा, ये बात भी तो माइंड में आती होगी कि सेल का शेप कैसा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट शेप का सेल होता है और उस शेप जो होता है सेल का वो फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में ही डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही शेप के, नहीं, हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग है, तो फंक्शन के आधार पे क्या है बच्चों कि उनका शेप भी अलग अलग है, ठीक है। आइए देखते हैं। Cells have different shapes. They can be spherical, cuboidal, flat, elongated, or like a spindle. The shape of a cell is related to its function. Shape जो है सेल का वो किससे रिलेटेड, उसके फंक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओवल शेप की बात करें तो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास, जो कि अभी आपके ऊपर आपने देखा, ये क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये ओवल शेप का है, ठीक है। आपको ओवल शेप का दिखाई दे रहा है, ओवल शेप का है ये। ग्रीन एल्गा होता है ये यूनिसेलुलर होता है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। ओवल शेप समझ गए आप, ठीक है, अंडाकार हुआ। सिलेंड्रिकल शेप की बात करें स्पाइरोगायरा होता है, ठीक है। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि बना होता है सिलेंड्रिकल सेल्स का, ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है। इनमें स्पाइरल रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पाइरल रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है इनके सेल्स में, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं स्पाइरोगायरा है ये, ठीक है। स्पाइरोगायरा कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ये जो है आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये सिलेंड्रिकल है इसका, और इसमें रिबन्स प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रेड लाइक, धागे नुमा होता है। नर्व सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एनिमल्स में सब मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं नर्व सेल्स, और ये ब्रांच जो होते हैं उनका थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। दिस एनेबल्स देम टू सेंड मैसेजेस, और ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं ना डेंड्राइट्स, इसी से क्या होता है कि मैसेज जो होता है ट्रांसफर होता है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे ब्रेन में कोई भी मैसेज कैसे पहुंचता है, इन्हीं नर्व सेल्स के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। ये नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है, ठीक है। और वो हम जैसे सपोज हमने कोई गर्म चीज टच की, हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। कैसे? विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स हमारे हैंड के जो नर्व सेल्स है वो जो है कि मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन तक, और तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं। हमें बताते हैं कि हमारा ब्रेन हमें बताता है ये गर्म है, इससे हाथ जल जाएगा, तुरंत हटाओ अपने हाथ को, ठीक है। तो हाथ हम रिमूव कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन से भी, मतलब हमारे ब्रेन से हमारे हैंड के नर्व सेल्स ने सिग्नल भेजा ब्रेन को कि वो गर्म है, हमारे ब्रेन ने सिग्नल भेजा हैंड को कि हटा लो वो गर्म है, जल जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी बॉडी में जो भी सिग्नल्स, जो भी मैसेजेस का ट्रांसफर होता है ब्रेन से सारे बॉडी पार्ट्स में, और सारे बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक, वो कौन ले जाता है? नर्व सेल्स ले जाता है। ये जो डेंड्राइट्स है ना, सारी नर्व सेल्स इन्हीं डेंड्राइट्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये नर्व सेल्स ही है जो कि मैसेज को ट्रांसफर करते हैं बेसिकली फ्रॉम आवर ब्रेन टू ऑल बॉडी पार्ट्स, और फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू आवर ब्रेन।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज इररेगुलर शेप। इररेगुलर शेप जैसे मैंने आपको बताया अमीबा, अमीबा क्या होता है, उसकी बॉडी का कोई शेप नहीं होता, वो सिंगल सेल का बना होता है और बिल्कुल इररेगुलर सा होता है शेप, कोई भी शेप वो अज्यूम कर लेता है। तो अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बना हुआ होता है इररेगुलर शेप का, वो चेंज कर सकता है शेप अकॉर्डिंग टू दी environment. While blood cells are also irregular in shape, it helps them engulf harmful materials in the body. हमारी बॉडी में भी एक इरेगुलर शेप का सेल प्रेजेंट होता है जो होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है बच्चों, ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, राइट। ये जो WBC होता है बेसिकली हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं इसको ये एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है और नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो भी इरेगुलर शेप के होते हैं और अमीबा भी इरेगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट इज स्लिपर शेप। स्लिपर शेप मैंने आपको अभी दिखाया था, पैरामीशियम, वो स्लिपर शेप की उसकी बॉडी होती है, इलोंगेटेड यानी कि लंबी। मसल सेल्स जो होते हैं इलोंगेटेड शेप्स के होते हैं ताकि वो आसानी से श्रिंक कर सके और कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वो थोड़े लंबे होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे इलोंगेटेड खिंचे हुए से हैं, लंबे लंबे से, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में बाय चेंजिंग देयर शेप बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये अपना शेप जो है चेंज कर सकते हैं क्योंकि इलोंगेटेड है, इलास्टिसिटी इनमें ज्यादा रहती है इलोंगेटेड होने की वजह से, तो वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम अपनी बॉडी का मूवमेंट कर पा रहे हैं इजिली। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल, क्यूबिकल रेक्टेंगुलर। क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर भी होता है, जैसे लीफ सेल्स जो होते हैं, लीफ में पत्तियों में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर होते हैं। इन एडिशन इसके साथ प्लांट्स में वैरायटी ऑफ सेल के शेप पाए जाता है, जैसे पॉलीगोनल सेल भी पाए जाते हैं, इलोंगेटेड शेप सेल भी पाए जाते हैं, ट्यूबुलर भी पाए जाते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं ताकि वाटर मिनरल्स का इन सब का पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो सके सब्जी के, तो ट्यूबुलर सेल्स भी पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई सेल्स के शेप की, ठीक है। कई सारे शेप्स के होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इरेगुलर होते हैं, स्लिपर शेप्ड होते हैं, क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल, ओके। तो कई सारे शेप्स होते हैं। नाउ अब साइज की बात करें कि साइज भी तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अलग अलग साइज के भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, डिफरेंट साइज के सेल होते हैं, ठीक है। उनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो एक ग्रेट वेरिएशन है इन द साइज ऑफ द सेल। सेल के साइज में क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। हाउएवर सेल्स आर जनरली सो टाइनी इन साइज, बहुत छोटे होते हैं सेल साइज में, डेट दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, कि उन्हें सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। द यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ सेल्स इज अ माइक्रोमीटर और माइक्रोन, ठीक है। जो यूनिट हम यूज करते हैं सेल्स को मेजर करने के लिए, वो हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं बच्चों, माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में म्यू कहते हैं, ठीक है, माइक्रोन, और ये माइक्रोमीटर और माइक्रोन, ठीक है। ये यूनिट है सेल को मेजर करने की, ये बात भी आप याद रखिएगा बच्चों। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। बच्चों ये थोड़ा सा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देखिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर होगा बच्चों, ये आप याद रखिएगा कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर। ओके बच्चों, आप ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आपकी बुक में थोड़ा गलत लिखा है कि इसमें लिखा है कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर के, बट ऐसा नहीं है बच्चों। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं, 1000 माइक्रोन्स होते हैं, ठीक है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलीमीटर, जब मैं फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा रही थी फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, तो मैंने उसमें बताया था कि 1 मतलब कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, उससे और ज्यादा, उससे 10 गुना छोटा, उससे बहुत ज्यादा छोटा क्या हो रहा है, मिलीमीटर है, ठीक है।
और मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के भी 1000 माइक्रोमीटर, मतलब 1000 गुना छोटा माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा छोटा होगा। कैसे, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे ही उसे देखा जा सकता है, ऐसे तो हमें दिखाई देने से रहा वो। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट होता है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर। ओके, आप ये चीज करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक में, और बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्मॉलेस्ट सेल्स बिलोंग टू बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट सेल्स किससे बिलोंग करते हैं? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया की हम बात ही करते हैं, भाई बैक्टीरिया है, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता, ऐसे हवा में। अभी हमारे हैंड पे भी हजारों बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, हमारे माउथ में हजारों बैक्टीरिया, हमारे पूरी बॉडी पे न जाने कितने मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, गर्मी का दिन है, इतना पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया पसीने से डेवलप हो सकते हैं, तो हमें वो दिखाई ही नहीं देते, वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं। इनकी साइज जो होती है 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना छोटा है। 0.2 से 0.5 माइक्रो, मतलब 1 या 2, 1.2 या 1.5 नहीं, 0.2 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे छोटा सेल जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो कौन सा होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सबसे छोटा होता है, जिसका साइज कितना होता है? 6 to 8 माइक्रॉन्स। ओके, माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल्स जो होता है वो नर्व सेल होता है। सबसे लंबी सेल की बात करें, ठीक है, सबसे लंबी सेल की बात करें तो सबसे लंबी सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है, 3 मीटर की होती है। और सबसे बड़ी सेल जो की बात करें तो वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, जो कि 23 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, 23 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ये बात भी बच्चों याद रखने की जैसी है कि स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया, साइज 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन तो आरबीसी, साइज 6 to 8 माइक्रॉन्स। और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स, what is the size? 3 meters long. Largest cell ostrich egg, size 23 centimeter long. Okay students, now next is assess yourself. Fill in the blanks with the correct answer. Bacteria is a dash organism. कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? आप इसमें लिख सकते हैं क्या? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, यूनि सिंगल सेल का बना होता है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेल्स अराइज फ्रॉम डैश सेल्स, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं, तो लिखेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज द शेप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स डैश इज इरेगुलर। किस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का शेप इरेगुलर होता है? अमीबा, अमीबा लिख देंगे। ठीक है, अमीबा इज इरेगुलर। डैश सेल्स आर दी नर्व सेल्स। कौन से सेल्स? लॉन्गेस्ट सेल्स आर दी नर्व सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल्स आर दी नर्व सेल्स। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। माइक्रोस्कोप का यूज कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे कितने ऑर्गेनिजम्स है, डेट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर मेनी सेल्स ऑर्गेनिज्म। ओके, और फिर शेप ऑफ सेल्स, कई सारे शेप हो सकते हैं। ठीक है, इरेगुलर से लेके सिलेंड्रिकल से लेके क्यूबिकल, रेक्टेंगुलर, ट्यूबुलर, पॉलीगोनल, और आपका इरेगुलर, और जो है कि इलोंगेटेड, ओवल, कई सारे शेप्स है। ठीक है, स्लीपर शेप। फिर साइज ऑफ दी सेल, उसमें भी हमने पढ़ ली सारी चीजें। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड कैन क्लियर योर डाउट। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। Till then, have a good day. Bye-bye. See you in the next video with a new topic, that is basic structure of cell.